अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, आज जो है ना हम क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। इससे पहले हमने जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिटेल से डिस्कस किया है। आज जो है ना हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं जिसका नाम है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या है। बुक वालों ने जो है ना इस टॉपिक को रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जो है ना इसका है एक्सपेरिमेंटल पोर्शन, या इसका दूसरा नाम हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा पार्ट इसका है मेन पोस्टुलेट या मेन पॉइंट्स, और तीसरा पॉइंट जो है ना या तीसरा पार्ट इसका जो है वो हमारे पास है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो चलिए देखते हैं कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में क्या है। देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में है वो ये है कि रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी। एक्सपेरिमेंट जो है ना, जब भी कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करता है तो उसके माइंड में पहले से कुछ क्वेश्चंस होते हैं। वो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए या कुछ गोल्स होते हैं, उन गोल्स को अचीव करने के लिए वो साइंटिस्ट, हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी उस एक्सपेरिमेंट का नाम था गोल्ड फाउल्ड एक्सपेरिमेंट। और गोल्ड फाउल्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के पीछे जो है ना वो मकसद था रदरफोर्ड का। वो कुछ जानने की कोशिश कर रहे थे, कुछ इसी वजह से जो है ना उसने गोल्ड फाउल्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। तो जानते हैं कि रदरफोर्ड के माइंड में क्या था कि इसने ये एक्सपेरिमेंट जो है ना परफॉर्म करने की कोशिश की थी और फिर परफॉर्म भी की थी, और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुआ या नहीं। ठीक है, तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला पॉइंट है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में, वो हमारे पास ये है कि रदरफोर्ड इन 1911 perform an experiment in order to know the arrangement of electrons and protons and n atoms। यानी 1911 में हमारे पास रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या था? टू नो, कि जान सके। किस चीज को हम जाने? रदरफोर्ड क्या जानना चाहते थे? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट, एंड प्रोटॉन, इन दोनों की अरेंजमेंट की ये किस तरतीब से पड़े हुए हैं। कहाँ पे? एन एटम, एक एटम में। एक एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट क्या है, पोजीशन क्या है, किस तरतीब से पड़े हुए हैं, ये रदरफोर्ड जानना चाहते थे। और इस मकसद के लिए उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और जब उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उस एक्सपेरिमेंट का नाम इसने दिया, इसने जो है ना रखा था गोल्ड फाउल्ड एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसको जो है ना हिस्ट्री ऑफ एटम में गोल्ड फाउल्ड एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो गोल्ड फाउल्ड एक्सपेरिमेंट था वो तो इंतहाई लेंथी प्रोसेस था, एक बहुत बड़ा इसके ऊपर जो है ना वो हुआ था, रिसर्च हुआ था। फिर इसकी जो है ना पहले ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन निकाले। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना फिर कुछ टाइम बाद इसकी डिफेक्ट भी निकल आए। तो बुक वालों ने जो है ना ये टॉपिक बहुत लेंथी है, इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट जो है ना इसका है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या इसका दूसरा नाम हमारे पास है डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, और दूसरा जो इसका पार्ट है उसका नाम है मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, या तीसरा इसका पार्ट है वो हमारे पास है डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल या एक्सपेरिमेंट। अच्छा देखिए यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है हम इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिक पार्ट है और एक्सपेरिमेंट का जो है ना वो फर्स्ट स्टेप भी है। देखिए यहाँ पे हमारे पास इसका नाम तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसका एक नाम है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी इसको बोलते हैं। दोनों नाम याद रखिए। कभी कभार जो है ना बोर्ड में इस तरीके से इस नेम पे जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आता है, और कभी कभार जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसके ऊपर। ठीक है, लेकिन नाम जो है ना दोनों याद कर ले, क्योंकि किसी भी नाम से जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस पहले पार्ट को जो है ना रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है और डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पे इस पोर्शन में था क्या? देखिए जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं ना तो इस तरह होता है कि एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना जस्ट लाइक आप ये इस तरीके से है जिस तरीके से आप जो है ना किचन में कोई डिश बना रहे हैं। तो डिश बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जब आप डिश बनाते हैं ना तो सबसे पहले आप चीज़ें इकट्ठे करते हैं, बर्तन इकट्ठे करते हैं, और जो मटेरियल नेसेसरी होती है ना उस पर्टिकुलर डिश के लिए उन चीज़ों को इकट्ठे करते हैं।
फिर इसके बाद जो है ना आप वो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, हीट वगैरह स्टार्ट कर लेते हैं। तो प्रोसेस बाद में होता है, सबसे पहले जो है ना मटेरियल अरेंजमेंट करते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसी तरीके से जब कोई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करता है तो सबसे पहले ये अपने लिए मटेरियल को अरेंज करता है, ठीक है, या इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को अरेंज करते हैं। तो देखिए जो पहला पोर्शन है एक्सपेरिमेंट का रदरफोर्ड का, तो इसने भी इस अपने लिए कुछ मटेरियल वगैरह अरेंज किए होंगे। बिल्कुल इसी पोर्शन में हम वो मटेरियल डिस्कस करते हैं कि कौन सी मटेरियल इसने जो है ना या इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट अपने लिए अरेंज किए थे कि वो अपना जो एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है गोल्ड फाउल एक्सपेरिमेंट उसको परफॉर्म कर सके। तो देखें यहाँ पे कहते हैं कि रदरफोर्ड परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम इन 1911। ये तकरीबन पहली पॉइंट से ही मिलती जुलती एक पॉइंट है बुक में क्यों था। रदरफोर्ड ये चाहते थे कि एटम का इंटरनल स्ट्रक्चर अंदरूनी साहत हम मालूम कर सके। तो एटम के अंदरूनी साहत में रदरफोर्ड के ज़माने में 1911 तक दो चीज़ें डिस्कवर हुए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लोग ये बिलीव करते थे कि एटम के अंदर जो है ना प्रोटॉन भी पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, ठीक है। ये नॉन थी, लेकिन इनकी अरेंजमेंट का पता नहीं था। तो रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट जो है ना इनकी अरेंजमेंट को अंडरस्टैंड करने के लिए किया था। अब यहाँ पे जो है ना ये बात भी सिमिलर है, इंटरनल स्ट्रक्चर मालूम करना या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की अरेंजमेंट को मालूम करना, ये एक ही बात है। अब यहाँ पे देखें, फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए इसने क्या किया, इसने जो है ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त इसने जो है ना अपने लिए एक सेटअप बनाया था। तो वो सेटअप क्या था, वो यहाँ पे है कि इसने जो है ना एक गोल्ड फाउल लिया था। क्या लिया था? गोल्ड फाउल। गोल्ड फाउल का मतलब है सोने की एक पतरी, एक प्लेट, एक पतला सा प्लेट लिया था सोने का, ठीक है। पतरी बोले या प्लेट बोले, वो लिया था, ठीक है। ये इसकी मटेरियल में से था। देखिए, और इसकी जो हमारे पास गोल्ड फाउल थी, इसकी जो वो थी डायमीटर थी, वो इंतहाई कम थी और वो ये थी 0.00004 सेंटीमीटर थिन। ये इतना थिन था, इतना पतला था, बहुत पतला गोल्ड फाउल लिया था, ठीक है। और दूसरा जो इसने वो लिया था इक्विपमेंट या इंस्ट्रूमेंट, वो था फोटोग्राफिक प्लेट या जिंक सल्फाइड फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ठीक है। ये डिटेक्शन के लिए लिया था। नेक्स्ट जो इसने लिया था रेडियोएक्टिव सोर्स लिया था, ठीक है। और रेडियोएक्टिव सोर्स ताकि इससे जो है ना हम अल्फा पार्टिकल जनरेट कर सकें। और ये रेडियोएक्टिव सोर्स जो है ना रेडियो एक्टिविटी हमारे पास डिफरेंट मेटल शो करती है। और डिफरेंट मेटल्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद है। यूरेनियम हो गया, हमारे पास पोलोनियम है, और भी बहुत सारे मेटल्स हैं जो रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। तो इसने जो रदरफोर्ड ने दिया था, जो मेटल दिया था, उसका नाम था पोलोनियम, ठीक है। अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पोलोनियम से इसने अल्फा पार्टिकल बनाए और उन अल्फा पार्टिकल्स को जो है ना फिर गोल्ड फाउल के ऊपर बम्बार की और इसके बाद जो है ना स्टडी की इसकी रिजल्ट के किस तरीके से जो है ना हमारे पास इनकी डिटेक्शन हुई है फोटोग्राफिक स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास इसका ओवरऑल सेटअप है, इंस्ट्रूमेंटल सेटअप है, ठीक है। मैं इसकी जो है ना नेमिंग यहाँ पे बताऊँगा और थोड़ी बहुत जो है ना डिस्कशन भी करेंगे। और इसका जो मेन पॉइंट्स वगैरह है नोट्स है, इसको जो है ना हम इसके बाद इसको रिमूव कर लेंगे, वो लिखेंगे उनके पॉइंट्स। देखिए सबसे पहले इसने जो लिया था वो था गोल्ड फाउल। ये जो आपको जो है ना रेक्टेंगल शक्ल का नज़र आ रहा है, ये गोल्ड फाउल है, सोने की पतरी है, ठीक है। और जिसकी डायमीटर 0.00004 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये हमारे पास ये तो हो गई। ये दूसरा हमारे पास क्या था, फोटोग्राफिक प्लेट। ये जो सर्कुलर शेप आपको नजर आ रही है ना, ये फोटोग्राफिक स्क्रीन है, या इसको जो है ना फोटोग्राफिक प्लेट भी बोलते हैं या फ्लोरेसेंट स्क्रीन भी इसको बोलते हैं। और ये डिटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ होता है। जिस तरीके से हमारे पास वो एक्सरे का जो ब्लैक शीट नहीं होता है, उसी तरीके से ये काम करता है। ब्लैक शीट्स के थ्रू जो है ना हम बोन्स के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहाँ पे जो है ना फ्रैक्चर्स है और कहाँ पे फ्रैक्चर नहीं है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से काम करते थे। ये जो हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन प्लेट था या जिंक सल्फाइड्स फ्लोरेसेंट स्क्रीन था, ठीक है। इसको जो है ना डिटेक्शन पर्पस के लिए यूज़ किया था। और तीसरा जो इसने यूज़ किया था वो था रेडियोएक्टिव सोर्स। तो ये हमारे पास रेडियोएक्टिव सोर्स था और रेडियोएक्टिव सोर्स के अंदर जिस मेटल को लिया गया था वो हमारे पास था पोलोनियम, ठीक है।
और ये पोलोनियम देखिए, जब भी हमारे पास कोई रेडियोएक्टिव मेटल्स होता है ना, या जब भी साइंटिस्ट रेडियो एक्टिविटी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट के साथ डील करता है, तो वो हमेशा जो है ना लेड बॉक्स यूज़ करता है, क्योंकि ये रेडिएशन इंतहाई हार्मफुल होते हैं, इंसान को जो है ना वो ख़राब कर सकता है, कैंसर वगैरह लगा सकता है, ठीक है, बॉडी में। तो यहाँ पे जो है ना रेडियोएक्टिव मेटल्स को लेड कंटेनर के अंदर लिया गया था, ठीक है, ये क्लोज सिस्टम था, ताकि यहाँ से जो है ना रेडिएशन ना निकल सके बाहर। और क्योंकि हमारे पास जो रेडियो एक्टिविटीज़ होती है, ये अल्फा पार्टिकल्स है, ये इंतहाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, ये जो है ना ह्यूमन बॉडीज़ को डैमेज कर सकते हैं, टिश्यूज़ को। तो इसने हमारे पास ये तो इसने जो हमारा लिया था, रदरफोर्ड ने लिया था कंटेनर के अंदर पोलोनियम, ठीक है, और इसको एजिटेट कर लिया ताकि अल्फा पार्टिकल ज़्यादा बने, थोड़ा सा गर्म किया, और फिर इन अल्फा पार्टिकल्स को जो है ना पंप किया, ठीक है, पुश किया टुवर्ड्स गोल्ड फाउल के ऊपर जो है ना इसने बम्बार्ड की, ठीक है। बम्बार्ड का मतलब ये है कि गोल्ड फाउल को हिट किया थ्रू अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल की बीम्स है, ठीक है। और इसने जो है ना 20,000 अल्फा पार्टिकल जो है ना बम्बार्ड किए थे, थ्रो किए थे इस गोल्ड फाउल के ऊपर। अब ये 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से हमारे पास जो 19,990 अल्फा पार्टिकल्स थे, ये बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, गोल्ड फाउल से बिल्कुल सीधे निकल गए। हमें कैसे पता चला कि ये सीधे निकल गए? ये तो रेडिएशन होते हैं, ठीक है, और ये बहुत तेज़ होते हैं, इसका पता तो इसको जो है ना हम आंखों से नहीं देख सकते। तो ये फिर पता कैसे चला? पता इस तरीके से चला क्योंकि हमने जो है ना इसके पीछे एक स्क्रीन लगाई थी, उस स्क्रीन पे जाके ये टकरा गए और वहाँ पे सिग्नल दिए इन्होंने, ठीक है। तो इतने पार्टिकल ने सिग्नल दिए, 20,000 पार्टिकल अल्फा पार्टिकल को यहाँ से बम्बार्ड किया, यहाँ से जो है ना थ्रो किया इस फाउल के ऊपर, और इस फाउल से बाहर जो है ना सर्कुलर इर्द गिर्द हमने जो है ना वो फोटोग्राफिक स्क्रीन या डिटेक्टर रखा हुआ था, रदरफोर्ड ने लगाया था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि पीछे जो जब यहाँ से जो है ना रेडिएशन निकल गए अल्फा पार्टिकल्स के, तो यहाँ पे इन्होंने सिग्नल दी, और उन सिग्नल से हमें ये पता चला कि 19,990 पार्टिकल जो है ना बिल्कुल सीधा इससे पास हो गए, ठीक है। यहाँ पे इस बात में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई और ना कोई रिफ्लेक्शन आई। तो हमें पता चला कि 19,990 अल्फा पार्टिकल जो है ना वो स्ट्रेट अवे पास हुए, ठीक है, या स्ट्रेट पास हुए, कोई डिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, इन 20,000 में से हमारे पास 8 अल्फा पार्टिकल जो थे, 8 अल्फा पार्टिकल वो क्या हुए? वो डिफ्लेक्टेड हुए, ठीक है। ये डिफ्लेक्ट हुए, देखिए ये इनका अपना रास्ता है अल्फा पार्टिकल का, लेकिन ये ऊपर चले गए और कुछ ऐसे नीचे चले गए। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, ठीक है, थ्रू स्मॉल एंगल्स, एक स्मॉल एंगल्स पे जो है ना ये क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए ऊपर और नीचे, ठीक है। और फिर हमारे पास जो कुछ दो पार्टिकल्स थे, 20,000 में से 8 यहाँ पे चले गए, 19,990 यहाँ पे चले गए, और दो पार्टिकल रह गए। वो दो पार्टिकल जो थे ना वो रिफ्लेक्ट हो गए, ठीक है। ये हमारे पास दो पार्टिकल थे जो वापस बाउंस बैक हुए, वापस आना, ठीक है। बाउंस बैक या रिफ्लेक्ट का मतलब ये है कि जब फॉर एग्जांपल अगर आप एक बॉल को जो है ना थ्रो करते हैं किसी दीवार के ऊपर और वो बॉल वापस आता है, तो इसका मतलब ये है कि बॉल रिफ्लेक्ट हुआ या बाउंस बैक हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे पास जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, इसमें ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया किस चीज़ के ऊपर? गोल्ड फाउल के ऊपर। तो गोल्ड फाउल से जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स की पेनिट्रेशन थी वो डिफरेंट तरीके से हुई। कुछ केसेस में हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, निकल गए, और कुछ केसेस में थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए और कुछ केसेस में रिफ्लेक्ट हुए। तो ये सीधा क्यों निकल गए और ज़्यादा सीधा क्यों निकल गए, और ये डिफ्लेक्ट जो हुए ये थोड़े से डिफ्लेक्ट हुए, और क्यों थोड़े से, सारे क्यों डिफ्लेक्ट नहीं हुए, और सिर्फ 2-3 जो है ना, दो हमारे पास रिफ्लेक्ट हुए, बिल्कुल वापस आ गए। तो ये दो वापस क्यों आए? ये क्वेश्चंस हमारे पास जो है ना एराइज हो गए, ठीक है। फिर इन क्वेश्चंस को जो है ना रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो उनको अंडरस्टैंड करते हैं कि रदरफोर्ड ने उन क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट टॉपिक में जो है ना हम इसको डिस्कस करते हैं, इसी टॉपिक में डिस्कस करते हैं। आप लोग इसको नोट कर लें, इसको हम जो है ना रिमूव करते हैं, इसके बाद जो है ना वो लिखेंगे और डिस्कस करते हैं। अभी कर लेते हैं।
तो डियर स्टूडेंट, अब जो रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसकी ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट के ये पार्ट्स होते हैं कि ऑब्जर्वेशन जो है ना वो होती है इनकी, और इनकी कंक्लूजन भी होती है। ठीक है, इनको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था उसकी ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, पहला ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड ने क्या किया था? ठीक है, ही बम्बार्ड द गोल्ड फाउल को बम्बार्ड किया। ठीक है, किस चीज़ के थ्रू? अल्फा पार्टिकल के थ्रू, विद अल्फा पार्टिकल के साथ 20,000 अल्फा पार्टिकल इसने छोड़े थे फ्रॉम ए रेडिएक्टिव सोर्स पोलोनियम से। ठीक है, एक रेडिएक्टिव सोर्स था और उसमें जो है ना पोलोनियम मेटल यूज़ किया गया था, उससे अल्फा पार्टिकल बनाए थे और गोल्ड फाउल के ऊपर छोड़ दिए थे। ठीक है, या गोल्ड फाउल को जो है ना उन पार्टिकल्स के थ्रू हिट किया था। अब यहाँ पे देखिए, ही ऑब्जर्व, उसने ऑब्जर्व किया मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? 19,990। मोस्ट का मतलब ये है ज़्यादा पोर्शन, इसका मतलब ये है कि 1990 अल्फा पार्टिकल्स क्या हुए? पास थ्रू द फाउल विदाउट, ये चले गए, पास हो गए। ठीक है, फाउल से, विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, बगैर कोई रास्ता चेंज किए हुए सीधे निकल गए। गुड। फिर नेक्स्ट जो है ना सम अल्फा पार्टिकल, उनमें से जो है ना कुछ अल्फा पार्टिकल्स, मतलब के 8 अल्फा पार्टिकल्स ये क्या हुए? डिफ्लेक्टेड हुए। किस चीज़ के थ्रू? थ्रू स्मॉलर एंगल, एक छोटा सा एंगल इन्होंने बनाया। ठीक है, कुछ ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए, स्ट्रेट पाथ से जो है ना वो थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए। ठीक है, मुड़ गए या बेंड हुए। फिर जो है ना ओनली न्यू पार्टिकल, सिर्फ 2 पार्टिकल, न्यू का मतलब है 2 पार्टिकल बाउंस बैक, ये वापस आए। बाउंस बैक मीन रिफ्लेक्टेड, वापस आना। एट देयर ओरिजिनल पाथ, जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस आए। ठीक है, तो ये इसके ऑब्जर्वेशन थे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। अब इन ऑब्जर्वेशन के बेस पे इन रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकालनी थी, और बिल्कुल उसने निकाली थी। और रदरफोर्ड की जो कंक्लूजन थी, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, वो क्या थी? देखें यहाँ पे बोलते हैं ना, पहला कंक्लूजन, पहला पॉइंट, कंक्लूजन का पहला पॉइंट क्या था? कि एन एटम कंटेन अ पॉजिटिव पोर्शन न्यूक्लियस। इसने ये नतीजा अखज़ किया कि एटम के अंदर जो है ना एक पॉजिटिव पोर्शन, हिस्सा होता है, और उसको जो है ना इसने नाम दिया न्यूक्लियस। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई। दुनिया को पहली बार रदरफोर्ड ने बताया कि एटम के अंदर जो है ना पॉजिटिव पोर्शन भी होता है और उसका नाम है न्यूक्लियस। ठीक है, एंड द सेंटर ऑफ एटम, ये एटम के सेंटर में होता है, ये भी बताया था। न्यूक्लियस पॉजिटिव पोर्शन एटम के अंदर होता है और वो एटम के सेंटर में होता है, ये रदरफोर्ड ने बताया था। सो अल्फा पार्टिकल जो थे पासिंग नियर दिस पोर्शन वर रिपेल, जो अल्फा पार्टिकल्स इसके नज़दीक या इसके साथ जो है ना चल रहे थे, इसके डायरेक्शन में चल रहे थे, वो क्या हुए? रिपेल हुए। रिपेल का मतलब ये है वापस आना। ठीक है, जब 2 सिमिलर चार्ज हमारे पास अप्रोच करती है तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, धक्का देते हैं, एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ पार्टिकल्स वापस चले गए थे, अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्ट बैक हुए थे, और ये इसी वजह से हुए थे क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर भी हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन्स की वजह से। तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जब पॉजिटिव पोर्शन की तरफ जाएंगे तो ये एक दूसरे को रिपेल कर लेंगे, तो इसी वजह से 2 पार्टिकल हमारे पास वापस आए। और 2 ही क्यों आए? क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस की जो साइज है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द होल एटम। पूरे एटम का जो साइज है उसके मुकाबले में न्यूक्लियस का साइज बहुत छोटा होता है, तो इसी वजह से सिर्फ 2 ही अल्फा पार्टिकल वापस आ गए। ठीक है, क्योंकि सिमिलर चार्ज थी उसकी वजह से रिपेल हो गए। Because both alpha particles and nucleus are positively charged and same charge repel each other। ठीक है, ये वर्डिंग जो मैंने भी आपको बता दी है। अब पॉइंट नंबर 2 क्या बोलते हैं कि अल्फा पार्टिकल पास वेरी क्लोजली, जो अल्फा पार्टिकल बहुत नज़दीक चले गए थे, मतलब बहुत नज़दीक चले गए थे न्यूक्लियस के, टू न्यूक्लियस दे डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल, और जो बहुत ज़्यादा नज़दीक चले गए थे ना, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के से नज़दीक चले गए, तो उन्होंने जो है ना बहुत लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो की। ठीक है, अपने रास्ते से जो है ना बहुत लार्ज एंगल पे क्या हुए? डिफ्लेक्ट हुए। अच्छा, फिर क्या कहता है नेक्स्ट? सिमिलरली, इसी तरीके से इफ दे डू नॉट पास क्लोज टू द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं गुजरे तो वो तो या इधर डिफ्लेक्टेड थ्रू अ वेरी स्मॉल एंगल, या जो न्यूक्लियस के नज़दीक नहीं गुजरे या तो ये थोड़े से स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए, और या बिल्कुल डिफ्लेक्ट ही नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पे बोलते हैं और डू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड एट ऑल,
तो ज़्यादातर जो है ना हमारे पास चूँकि एटम में एम्प्टी स्पेस मौजूद था, तो ज़्यादातर पार्टिकल चले गए, न्यूक्लियस से दूर रहते, तो ज़्यादातर पार्टिकल हमारे पास क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड या अनरिफ्लेक्टेड चले गए, निकल गए, स्ट्रेट अवे निकल गए, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं की, कोई रिफ्लेक्शन शो नहीं की। जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते पे जो है ना सीधे उसी डायरेक्शन में चले गए। तो ये इसलिए क्योंकि एटम के अंदर एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, एम्प्टी स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो है बेस ऑन हिज। अच्छा, और दूसरी बात ये है ना कि कुछ जो डिफ्लेक्ट है वो डिफ्लेक्ट हुए स्मॉल एंगल पे, वो इस तरीके से था कि हमारे पास ये एटम का सेंटर है और ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसको जो है ना रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया, और लेट्स सपोज ये हमारे पास एटम है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल आए ना, तो ये चूंकि अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे और ये भी वो होते न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल थे, ठीक है। तो इसी वजह से जो है ना वो रिफ्लेक्ट हुए ये अल्फा पार्टिकल जो न्यूक्लियस के डायरेक्शन में आए, और जो न्यूक्लियस से थोड़े से साइड पे आए थे, थोड़े से साइड पे, तो वो हमारे पास जो है ना रिफ्लेक्ट हुए। यहाँ पे न्यूक्लियस और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान जो है ना रिफ्लेक्शन हुई, यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन हुई लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद है। इस न्यूक्लियस ने इनको धक्का दिया, वहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉन ने इनको अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी वजह से जो है ना इन कुछ पार्टिकल ने, तकरीबन 8 पार्टिकल ने डिफ्लेक्शन शो की थी अपने ओरिजिनल पाथ से, ठीक है, थोड़े से डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये हमारे पास इस अल्फा पार्टिकल का ओरिजिनल पाथ में ये है, लेकिन इसने जो है ना स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्शन शो की थी। और ये क्यों की थी, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस ने इनको रिपेल किया, धक्का दिया, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने जो है ना इसको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ, ठीक है। तो बहुत इससे को जो है ना बाउंस बैक होने से बचा दिया, एंगल डिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है, एक स्मॉल एंगल के ऊपर। और हमारे पास जो ज़्यादातर पार्टिकल्स थे वो ऐसे स्ट्रेट चले गए थे, जो न्यूक्लियस से दूर थे, ये अनडिफ्लेक्टेड फॉर्म में चले गए थे, ठीक है। तो ये हमारे पास रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, और इसका जो फर्स्ट पोर्शन था एक्सपेरिमेंटल पोर्शन या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस थी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट था बेस ऑन हिज कंक्लूजन, अपने कंक्लूजन के बेस पे जो इसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, फिर ऑब्जर्वेशन की, फिर इसका कंक्लूजन निकाला, उस कंक्लूजन के बेस पे इसने जो है ना एक मॉडल पेश की एटम के बारे में। और वो मॉडल क्या थी, हाँ, ही प्रपोज अ न्यू मॉडल ऑफ एटम, यानी जो जॉन डाल्टन का एटॉमिक मॉडल था ना उसको रिजेक्ट किया, और उसने जो है ना नया मॉडल पेश किया, और उस नए मॉडल का नाम क्या था, प्लेनेटरी मॉडल। ये हमारे पास प्लेनेटरी मॉडल का ये इसका नाम है, ये रदरफोर्ड ने प्रेजेंट किया प्लेनेटरी मॉडल, ठीक है। या और इसकी जो सिमिलरिटीज़ है वो किस तरीके से है, सिमिलर टू द सोलर सिस्टम। जिस तरीके से हमारे पास सोलर सिस्टम है, इसी तरीके से हमारे पास रदरफोर्ड का जो क्या था मॉडल था, प्लेनेटरी मॉडल था अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वो इस तरीके से था जिस तरीके से सोलर सिस्टम है। यानी सोलर सिस्टम में क्या होता है, देखिए सोलर सिस्टम इस तरह होता है ना कि सेंटर में सन होता है, ठीक है, और सन के इर्द गिर्द हमारे पास डिफरेंट सैटेलाइट्स, प्लैनेट्स जो है ना वो सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक अर्थ है, ठीक है, ये सन से इर्द गिर्द जो है ना वो घूमते हैं। रदरफोर्ड ने कहा था जिस तरीके से ये प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस से इर्द गिर्द घूमते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास जो था ना रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, और ये रिजेंबल करता था किस चीज़ के साथ, सोलर सिस्टम के साथ। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है ना इसकी ये वाला फर्स्ट पोर्शन इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो नेक्स्ट जो है ना इसका सेकंड और थर्ड पॉइंट्स या पोर्शन भी हम डिस्कस करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द लेक्चर। इसको नोट कर ले, हम नेक्स्ट लेक्चर को रिकॉर्ड करते हैं।